हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्यानम अकेडमी। ध्यानम अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम घटना चक्र के जो सारे PYQs है एग्ज़ाम्स से रिलेटेड वो सारे सॉल्व कर रहे हैं और उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए, इसके पहले हमने प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो उसी के आगे हम लेट ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे हैं। तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। दिल्ली तथा पुदुचेरी को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू दिल्ली तथा पुदुचेरी को क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट है जिनका जिक्र आर्टिकल 52 में किया गया है। इसमें हमारे जो पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 79 में जिक्र किया गया है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, ओनली जो भी बोथ सदन होते हैं उनके जो कैसे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड हमारा है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनके जो क्या होते हैं ओनली इलेक्टेड मेंबर्स वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो भी यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये सब हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और जो राज्य की विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों के जो भी क्या होते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलान करिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन कौन है। देखिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये यहाँ पर जिक्र कर दूँ कि देखिए जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। एक हमारे होते हैं पार्लियामेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संसद, एक हमारे होते हैं प्रेसिडेंट जिनका जिक्र किया गया है आर्टिकल 52 में, इसका सदन होता है। एक हमारा होता है लोकसभा और एक हमारा होता है राज्यसभा। अब इन दोनों के जो भी क्या होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कैसे इलेक्टेड मेंबर्स वो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं करते, कुछ सदस्य जो होते हैं इसमें नॉमिनेट भी किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, देखिए हाँ ये हमारे जो निर्वाचित सदस्य ये सही कह रहा है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी के नहीं, ठीक है, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो इसका देखिए कोई भी आंसर यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं बैठ रहा है, तो इसका कोई भी मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं है। हाँ इसका ये बोल सकते हैं, देखिए ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव ये करते हैं। एक तो मतलब पार्लियामेंट का पार्ट हो गया, दूसरा हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव, तीसरा हमारे दिल्ली एंड पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर। तो इसमें से हमारा आयोग ने कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो फिर से क्वेश्चन हमने क्या क्या पढ़ा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। इन दोनों की इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है क्योंकि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, विधानसभा हर स्टेट में, इसलिए विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली
एंड पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभाओं के, नहीं ये भी नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, एवं राज्य एवं विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछा गया है, तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रेसिडेंट से, बार बार जो पूछे जाते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है, ये हमारे सही है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, चुने हुए मतलब इलेक्टेड, ये भी सही है। और हमारा तीसरा है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद नहीं, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती है। देखिए विधानसभा पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि विधान परिषद हमारी इंडिया के हर स्टेट में नहीं है, विधानसभा हम इंडिया के हर स्टेट में है, इसलिए ये तीनों के तीनों हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हो गए वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, देखिए केवल का वर्ड आया है तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल नहीं, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, नहीं ये भी गलत। डी हमारा है राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा का भी हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाओं के भी हो जाएंगे निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 22 हम पढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, ये गलत है। राज्यसभा द्वारा, ये भी गलत है, मतलब अकेले अकेले नहीं चुना जाता है। संसद सदस्यों द्वारा, ये भी नहीं है। संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रखी है कि कौन से सदस्य, नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड। तो आयोग ने इसका आंसर कभी ऐसे कोई जिक्र नहीं किया है यहाँ पे, इसलिए डिसाइड, लेकिन हम इसके पहले तो हमें पता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? मतलब हम कह सकते हैं कि कैसे निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण में से सही नहीं। ए पढ़ते हैं, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा गया है। सेकंड हमारा है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखिए इसी चैनल पे ये इस वीडियो की जो भी बेसिक्स हैं प्रेसिडेंट से सारे वो सब पढ़े हुए हैं, तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, उसके बाद आप ये घटना चक्र वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए मेरे साथ। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह पद पर बना रहेगा, बिल्कुल सही है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। जितने लोग भी होंगे, सपोज दैट अगर जैसे कोई जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर भंग हो जाती है तो उसके अटेंड नहीं करेंगे, अदरवाइज इसकी वजह से इनका जो इलेक्शन है वो नहीं रुकेगा। तो इसमें हमारा आंसर ये हमारा हो जाएगा इसमें डी सही। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, इसमें हमारे हैं 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम हमारा जो 1952 का है और इसको 1997 में अमेंडमेंट किया गया था, के तहत भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार में कम से कम 5 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है, 50 निर्वाचकों और साथ में 50 निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, ठीक है। 50 क्या करेंगे यहाँ पे आपके
जो इनिशिएट करेंगे इसको, और 50 लोग क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। टोटल यहाँ पे इस टाइप से देखा जाएगा। अगर हम इसी में बात कर दें गवर्नर की, तो वहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि 1997 से पूर्व जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या थी वो कितनी हमारी थी, वो 10 थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा, राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100। बी हमारा है निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य इक्वल टू सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान और अपॉन निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये वाला हमारा एकदम सही है, ठीक है। ऊपर वाला हमारे ये फॉर्मूला गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो ये गलत हुआ। नहीं, दोनों के जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उन दोनों के जो सदस्यों का वोट का मूल्य होता है वो बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारे इस फॉर्मूले से अगर जो यहाँ पे दी हुई है इससे देखा जाए तो इससे हमारी क्या आएगी, वैल्यू हमारी अलग अलग आएगी। हर स्टेट के जो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सांसद की तो इसमें वैल्यू हमारी सबकी सेम आती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये हम पढ़ते इसके बारे में। देखो संविधान के जो आर्टिकल हमारा है 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो कैसे निर्वाचित किए जाएंगे, आर्टिकल 52 में देखिए क्या दे रखा है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट का डिस्कशन किया गया है कि प्रेसिडेंट का एक पद होगा। 53 में कहा गया है कि ये क्या होगी, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी। 54 में कहा गया है कि इनके पास हमारे क्या होगा, प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, मतलब एक निर्वाचन कह सकते हैं मंडल बनाया जाएगा, समिति बनाई जाएगी। और ये कि इसमें कौन कौन लोग निर्वाचित कर सकते हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। और आर्टिकल 55 में बताया गया है कि किस पद्धति से इनका इलेक्शन किया जाएगा। तो हमारा ये होती है पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और सीक्रेट बैलेट। तो ये हमारा जिक्र किया गया है आर्टिकल 55 में, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के हमने ये पढ़ चुका है निर्वाचित सदस्य होंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य क्या हो चुका है। देखो राज्य की जो टोटल जनसंख्या होगी वो हो जाएगा, और विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। तो इससे हम निकालेंगे कि देखिए हर स्टेट की जो राज्य की जनसंख्या वो अलग अलग निकल कर आएगी, तो ये हमारे जो एमएलए की वैल्यू है वोट की वो अलग अलग आएगी, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो उसमें हमारे ये फॉर्मूला लगेगा इसलिए, लेकिन हमारी देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी डिसाइड की गई है वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड की गई है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में हमने कहा जाता है कि जो वोट की वैल्यू होती है दोनों सदन की क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, देखिए वैसे हम कहते हैं कि जो अगर हम बात करते हैं पीएम की, तो मोस्टली हमारे जो पीएम हमारे निकल के आते हैं वो हमारे लोकसभा से निकल के आते हैं। उसी तरीके से हमारे जो सीएम होते हैं विधानसभा से निकल के आते हैं। लेकिन अगर हमारे सीएम क्या हो सकते हैं कि अगर उच्च सदन से आए, राज्यसभा के जो विधान मंडल है विधान परिषद से, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमने पढ़ा है कि विधानसभा तो पार्टिसिपेट कर सकती है जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, लेकिन विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो इसमें यही क्वेश्चन को इनडायरेक्टली तरीके से आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमने बात की आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट होता है, 53 में उनके एग्जीक्यूटिव पावर होती है, और 54 में उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब उनका प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है।
इसमें एक बार और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री सदन का होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या के तात्पर्य से किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1971। देखिए 1971 जनगणना के हिसाब से हमने जो भी क्या किया हुआ था, जो डिसाइड की हुई थी, और जो भी हमारी विधानसभा की जो सीटें हैं वो 1971 की जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड की गई थी। और इसका जो है हम पढ़ते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से 1971 की जनसंख्या ली गई है। ठीक है, लेकिन 84 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारा 2001 में, इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि जब ये गणना जो 2021 वाली जो जनगणना होनी थी लेकिन कोविड की वजह से पूर्ण नहीं हो पाई, अब 2026 के बाद से जो भी हमारी गणना होगी उसके हिसाब से जो हमारी 2021 की जो सेंसस है जो भी निकल के आएगी 21-22 की जो होनी है अभी, उसके हिसाब से किया जाएगा जो हमारी सीटें हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो चल रहा था वो 1971 के हिसाब से चल रहा था। बाद में इसको 2001 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको 2026 के लिए बढ़ा दिया गया। तो संविधान के आर्टिकल 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख आपका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ओके, तो ये हमने वीडियो इसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति होगी उसकी आयु सीमा कितनी, 35 वर्ष हो, एकदम सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, एकदम सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। पढ़ा लिखा हो, इसका देखो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेसिडेंट अनपढ़ हो तो भी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब यहाँ पे हमारे दे रखे हैं कि आर्टिकल 58 जो होता है उसके वन में उसमें निर्वाचित होने की जो मतलब क्वालिटी दे रखी है वो हमारे आर्टिकल 58 के वन में दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, पहला दे रखा है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये एकदम सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी सही है। देखिए, उसे भारत का नागरिक जन्मा हो ये डिसाइड नहीं है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से भारत की सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए, उसको प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं आगे। भारत राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए आर्टिकल 58 के अनुसार क्या क्या क्वालिटी या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम सही है। लेकिन अगर भारत में ना भी जन्मा हो तो भी काम चल जाएगा, बस उसको सिटीजनशिप किसी भी तरीके से मिल जानी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, एकदम सही है। देखो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यहाँ पे ये कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ना कि भारत का जन्मा नागरिक। इसी प्रकार से उसे संसद यानी राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि सिर्फ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो सिर्फ बी सही होगा कि उसकी एज 35 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट देखा, क्या क्या होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, एज उसकी 35 होनी चाहिए, और मतलब संसद का नहीं। ठीक है, संसद के दो भाग होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा और दूसरा आपका होता है यहाँ पे राज्यसभा। तो ये लोकसभा की यहाँ पे उसको क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए, तो वो आपके प्रेसिडेंट बन सकता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 31। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देखिए हमने इसके पहले जो पढ़ा, किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना हो तो उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पद इनके हैं, ये कुछ भी हो, पहले विधानसभा के सदस्य रह चुके हों, तो इनको जो भी चुनाव होंगे या ये जीत जाएंगे तो इनको अपनी सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्यागपत्र देना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ने के बाद वो जीत जाते हैं तो उनके अपने पद से रिजाइन करना होता है। सेकंड, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जी, ये सही है, मतलब इलेक्शन से पहले नहीं छोड़नी होगी। अगर आप चुन लिए गए हैं प्रेसिडेंट, आपको तभी सदस्यता छोड़नी होगी, इसके पहले आपको सदस्यता नहीं छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके आंसर में क्या दे रखा है। संविधान के आर्टिकल 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदस्य का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उससे अपना पद ग्रहण करने तक, मतलब जब वो पद ग्रहण करेगा उसे अपनी सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 57। आर्टिकल 53 जो 2 है उसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर का क्या होगा, हेड होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, मतलब इसमें ये बताया जाएगा कि उसके इलेक्शन में कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो कैसा होगा। तो ये होगा हमारा इलेक्शन का मेथड सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिस्टम होगा, सीक्रेट बैलेट के द्वारा और इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा। और आर्टिकल 57 में हमारे क्या दिया गया है, जो हमारे हम वो किसी भी राष्ट्रपति का क्या कर सकते हैं, पुनः निर्वाचन कर सकते हैं। चलिए हम इसके आंसर का पढ़ते, उत्तर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता का निर्धारित करता है। देखिए यहाँ पर जो हमारे हैं प्रेसिडेंट, ये हमारे भारत में क्या कर सकते हैं, इनको कई बार इनको पुनः निर्वाचित कर सकते हैं और इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए के जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म कितना होता है, 4 ईयर हो सकता है और वो सिर्फ 2 टाइम्स के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। 2 बार से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आप कितने भी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इसका जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 57 में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे विवाद को किसको सौंपा जा सकता है? तो ये देखिए सारे क्वेश्चन जो भी इसके जो बेसिक्स हैं और जो पूरी की पूरी हमने इसमें लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, तो ये सारे इसके वीडियोस मैंने बना के डाली हुई इसी चैनल में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे के सारे पॉलिटी के वीडियो। तो मैंने वहाँ पे ये आपको बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है तो उसका जो फाइनल डिसीजन करता है वो हमारे भारत के जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को आर्टिकल 71A के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला ही कैसा होगा, हमारा
अंतिम फैसला होगा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषणा तिथि से। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये तो आपको सबको पता होगा, जब भी वो पद लेगा, पद ग्रहण करेगा, उस दिन से वो 5 साल तक भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए बन जाएगा। और ये जिक्र हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 के 1 में। भारत, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को करते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए आपसे बहुत बार पूछा जाता है, प्रेसिडेंट अपना हमेशा त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पी बीपी को देते हैं और बीपी पी को देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल 156A का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को तुरंत देता है, आर्टिकल 56(2) के अनुसार। भारत, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा स्पीकर को सूचना देता है। और भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में, जिसको हम बोल सकते हैं महाभियोग, इसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये हमारे आर्टिकल 61 में इसका जिक्र किया गया है। थोड़ा सा हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। वैसे तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। इसमें देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। जो हमारी पार्लियामेंट होती है, पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट होती है, ओवरऑल पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें हमारे लोकसभा भी आ जाता है, राज्यसभा भी आ जाता है और इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी एंड इलेक्टेड मेंबर्स भी, वो हमारे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये इनिशिएट कहाँ से किया जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के लिए जो हम इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने पार्लियामेंट में हमारे कौन कौन से सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और दूसरा हमारा राज्यसभा होता है। तो लोकसभा से भी इनिशिएट कर सकते हैं और राज्यसभा से भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर सेम चीज़ अगर यही हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए यानी भारत के उपराष्ट्रपति के लिए, तो उसके लिए महाभियोग जैसा कोई टर्म्स तो नहीं दे रखा है, लेकिन हम उनको हाँ बोल सकते हैं कि फॉर्मल तरीके से इम्पीचमेंट किया जाता है। ये जब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट जो स्टार्ट करते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट किया जाता है इनका इम्पीचमेंट, इनको हटाने की प्रोसेस। तो चलिए फिर से हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। 37 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हमारा हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा द्वारा और संसद द्वारा। तो यहाँ से हमारे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, भारत जो संसद होती है हमारी पार्लियामेंट, जिसका जिक्र किसमें किया गया है, आर्टिकल 79 में। इसके जो 2 सदन होते हैं उनकी किसी भी सदन से प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। और एक चीज़ इसमें और बता दूं, इसमें देखिए 1/4 मेंबर इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इसके बाद 14 डेज पहले हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास एक हम नोटिस सेंड करते हैं। उसके बाद अगर 2/3 मेजोरिटी से ये बिल हमारा पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस होती है।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। आर्टिकल 56 के खंड आ के उपखंड ख के अनुसार संविधान का, और देखिए हटाए किस बेस पे जाता है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रूल्स को वॉयलेट करते हैं तो हम उस पर इम्पीचमेंट लगा सकते हैं। ठीक है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के अनुसार आर्टिकल 60 में महाभियोग की प्रतिक्रिया चलाते हैं, और इसके द्वारा हमारे संसद द्वारा किसी भी सदन से स्टार्ट करके इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्टिकल 38। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये हमारा इसका पढ़ चुके हैं अभी हम बहुत ही डिटेल्स में, आर्टिकल 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 61 में वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को कार्यविधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग, इम्पीचमेंट। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 61 के थ्रू। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी। बाकी हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 42। भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित हो? इसका हो जाएगा आंसर सी, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो हमने ये पढ़ा हुआ है, संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। संविधान के उल्लंघन करने पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है? तो इसका हमने पढ़ चुका है हमारा 14 डे। और बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं इसके पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुकी हूँ कि 1/4 जो 4th मेंबर हैं वो इनिशिएट करते हैं पार्लियामेंट के किसी भी सदन से, 14 डेज़ पहले उनको नोटिस भेजा जाता है। अगर 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आर्टिकल 46। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में अधिकरण का भाग नहीं है? आप एक क्वेश्चन ये सिर्फ आप याद रखिए कि जो इम्पीचमेंट होता है आर्टिकल 61 के थ्रू होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है, यानी आपकी संसद। किस आर्टिकल में होती है संसद? आपकी 79 में। इसके बोथ मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो और नॉमिनेटेड हो, सिर्फ आप इतना याद रखिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। आर्टिकल ये हम बात करते हैं इसका 62 के ए में दिया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ ही अगर किसी कारण बस प्रेसिडेंट या तो उनकी डेथ हो जाती है या अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर हर हाल में भर लेना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए रिक्ति के 6 माह के भीतर। ये हमारा किसमें रिक्ति के 6 माह के भीतर? किसके? आर्टिकल 62 के जो दूसरा 62 के 2 के अंतर्गत इनको 6 माह के भीतर इस पद को भरना कंपलसरी है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने
पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 62 का दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? देखिए ये सेम क्वेश्चन है कि जितने टाइम तक उनका 6 महीने के अंदर कैसे भी उनका क्या इलेक्शन कराना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 62 के 2 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, और 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात आर्टिकल 65A के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 52। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो हम पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र किसी भी कारणवश क्या हो जाए, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाए या उनका पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उनका पद ग्रहण करेगा। ठीक है, और किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके न रहने पर जो भी हमारे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उस पद को देखेंगे। और ये सब हमारा किस एक्ट के अंतर्गत हुआ? तो ये हमारा प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 के अंतर्गत ऐसा होगा। देखिए इसका मतलब ये है, सपोज डेट यहाँ पे पहली बात तो प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का पद किसने ग्रहण कर लिया? आपके वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये पद खाली हो गया तो यहाँ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं है उस टाइम पर, जो सीनियर CJI है, तो अगर उसके जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में वो इस पद को ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 53। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये हमने पढ़ा है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस पदभार को ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका हमारा हो जाएगा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति का भी खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इस पद को ग्रहण करेंगे टेम्पररी पीरियड के लिए। क्वेश्चन नंबर 56। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, अगर उसका कार्यकाल चल रहा है तो नहीं चलाया जा सकता, या तो उनके पद से वो अपने इस्तीफा दे दें या पद से उनके महाभियोग किया जाए, उसके बाद ही उनका मुकदमा चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है, तो ये हमारा गलत है। संविधान से ऊपर किसी का भी पद नहीं है भारत पर। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। देखिए संविधान आर्टिकल 2 के अनुसार क्या होगा, भारत के एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार वो एग्जीक्यूटिव, उसके पास पावर होगी, वो एग्जीक्यूटिव पावर का हेड होगा। इसके साथ ही परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करता है। इसका जिक्र किस में दिया गया है? आर्टिकल हमारे 74 में कहा गया है कि भारत की एक क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और आर्टिकल 75 में कहा गया है कि ये प्रेसिडेंट को क्या करेंगी, एड और एडवाइस करेंगी। आर्टिकल 361A के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के विधिक, देखिए अगर इनको इनके पद से किसी कारण बस हटाया जाता है या इनको कोई इनके ऊपर मुकदमा होते हैं तो उनके कार्य वो उसमें मतलब उनके कार्य जो भी है वो वैधानिक ही माने जाएंगे। ठीक है, इनके कार्य को अवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा।
तो इसका आंसर अभी आयोग ने इसमें कोई ऐसे डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ही आपका यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 57 की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 के थ्रू। देखिए 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो हमारा 1978 में किया गया था, और इसमें हमारे आर्टिकल 74 में ए जोड़ा गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दे सकते हैं। लेकिन अगर वो पुनः इसको भेज देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को उस पर एनी हाउ उस पर साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मनी बिल या फिर जो फाइनेंस बिल होता है उसको प्रेसिडेंट नहीं लौटा सकते उसमें, इसलिए हमारी पहले से ही परमिशन ले ली जाती है इन सब मनी जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी बिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो देखिए राष्ट्रपति जो भंग कर सकते हैं लोकसभा को, वो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, अगर उसके रिकमेंडेशन पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको कहेगी जाके, पीएम को, और पीएम हमारे किसको कहेंगे जाके, प्रेसिडेंट को। तो उस आधार पे ये क्या कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है। आगे हम डिटेल्स में पढ़ते। देखिए आर्टिकल 85 दो खा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति 74A के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्री की अनुशंसा की सलाह पर उल्लेखनीय है। देखिए सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि हमारी क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ओके, किस आर्टिकल में बताया गया है, ये हमारा आर्टिकल 54 में बताया गया है, सॉरी आर्टिकल 74 में बताया गया है। और आर्टिकल 75 में ये क्या कर सकते हैं कि इनका जो भी रिकमेंडेशन देते हैं इनको ये माननी होती है। तो इसके आधार पर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये अपनी रिकमेंडेशन सलाह जो पीएम को देते हैं, और पीएम के सजेशन पर या पीएम के सलाह पर ही प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 59। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के आधार पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगर कहेगी, वो भी प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही कहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आधार पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। आहूत कौन करते हैं, समन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन जो प्रिसाइड करते हैं, ठीक है, वो हमारे जो प्रिसाइड करते हैं वो हमारे लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, आहूत कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो प्रिसाइड करते हैं वो हमारे लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है वो 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन, ठीक है। और देखिए दो बातों के लिए हम ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं, एक हमारा होगा जो मनी से संबंधित बिल होगा, और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित बिल होगा। उसके लिए हम ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अभी ज्वाइंट सेशन देखिए कब बुलाते हैं, अगर पार्लियामेंट में कोई बिल है, तो हमने देखा कि दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, इन दोनों के बीच विवाद हो जाए, वो बिल पास नहीं हो पा रहा है दोनों सदनों से, तो उस सदन के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 118(4) के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 61 में दे रखा है कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा,
प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत, ठीक है। और जो इसकी अध्यक्षता करता है, जो प्रिसाइड करता है, वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। अब इसमें मनी बिल मतलब कोई भी मनी या फाइनेंस से संबंधित होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कोई भी संबंधित मैटर होगा तो उसके लिए हम ज्वाइंट सेशन नहीं रख सकते, यानी संयुक्त बैठक नहीं रखी जा सकती है। और कब रखा जा सकता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के बीच किसी बिल को लेके विवाद छिड़ जाए या कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो भारतीय संसद क्वेश्चन नंबर 62 में तो कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट। और प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 33 में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के आर्टिकल 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो ये देखिए, राष्ट्रपति के आशय से, राष्ट्रपति ही ये सबको बताते हैं कि हमें क्या करना है, आर्टिकल 100 अंतर्गत के ज्वाइंट सेशन को बुलाना है। ज्वाइंट सेशन जो इनवाइट करता है या समन करता है वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 108 के अंतर्गत। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिसाइड करने की, तो प्रिसाइड हमारे करते हैं लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, वो इसको प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। किन किन मामलों में ज्वाइंट सेशन हम नहीं बुला सकते हैं? तो मनी बिल, फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित जो भी बिल होते हैं उनमें हम ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही और संसद का एक संगठक भाग है और दोनों सदनों इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये देखिए, थर्ड हमारा वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 ए पढ़ते हैं, वह संसद का एक संगठक भाग है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो पार्लियामेंट होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमारे प्रेसिडेंट होता है, सेकंड हमारा लोकसभा होता है और ये हमारा राज्यसभा होता है। लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं यानी भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और इनका जो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है 6 ईयर होता है और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है? हमारा 5 ईयर होता है। तो और ये प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वो दोनों सदनों के भाग में चर्चा में भाग लेता नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो प्रेसिडेंट हमारा होता है वो चर्चा में भाग नहीं लेता है, वो सिर्फ एक पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ठीक है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को संबोधित करता है, जी बिल्कुल सही है। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, हाँ, जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हों, सपोजेड कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाए और जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हों तो आर्टिकल 123 की पावर से प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? अध्यादेश लागू कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी के टाइम पर वो कोई भी बिल को क्या कर सकते हैं? एक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब सेशन पार्लियामेंट के चलने लगे तो उनको वो बिल फिर क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें दे रखा हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अंतर्गत क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। हमने पढ़ा कि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में होता है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 86 ए के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सेशन को, देखिए, प्रथम सेशन को करता है। और जब हम बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्शन होने के बाद जो पार्लियामेंट की फर्स्ट सेशन होती है उसको जब समन करता है तो उसको भी संबोधित करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ही। और आर्टिकल 123 के तहत किसी विशेष परिस्थितियों में जब पार्लियामेंट की बैठक नहीं चल रही हो तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है 65।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो ये भी देखिए बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये इसका भाग है, और जब ये संसद का भाग है तो अगर कोई भी बिल है जब तक उसमें प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते हैं वो एक्ट नहीं बन सकता है या वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकता है। तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर ए। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की जो संसद के राष्ट्रपति होगा, दोनों सदनों भी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। आर्टिकल 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ले सकता है। इस कथन में ठीक है आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 66। एक विधेयक जो संसद में, मतलब विधेयक का मतलब कोई बिल हो गया, या संसद का मतलब पार्लियामेंट हो गया, में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बनता है। देखिए संसद में तो प्रस्तुत हो चुका है और संसद से पास भी हो चुका है, मतलब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो गया। जब तक प्रेसिडेंट उसमें साइन नहीं कर देते या सहमति अपनी नहीं दे देते तब तक वह अधिनियम नहीं बनेगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। कब बन सकता है? नहीं, सिर्फ पास होने पर नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए प्रेसिडेंट की साइन चाहिए होती है। प्रधानमंत्री इसका हस्ताक्षर कर देगा, नहीं, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित, तो इसका हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी इसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब प्रेसिडेंट उस पर फाइनल क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 67। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था? ये सबको पता होगा, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ये इस पे क्या किया था? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। मतलब पॉकेट वीटो का ये मतलब होता है कि आपने जो भी बिल था वो ले लिया और आप उसको रख के भूल गए, ना आपने उस पर को ना वापस भेजा, ना उस पर कोई विचार विमर्श किया, सिर्फ आपने उसको रख लिया, ठीक है। तो इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए इसमें हम बात करते हैं जो पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में जो राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या किया था? एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। जबकि 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने फर्स्ट टाइम जो वीटो पावर थी भारतीय डाक संशोधन, उस पर क्या किया था? वीटो पावर का यूज किया था और उसको क्या कर लिया था? अनिश्चित, मतलब वीटो पावर का मतलब होता है कि किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए लंबित करके रख लिया जाता है। और इसके बाद जब नई गवर्नमेंट बनी तो इस जो भी ये बिल था इसको क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 68। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा गया है? देखिए जेबी को बोला जाता है हमारा पॉकेट वीटो। इसको अनंत काल के लिए किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं? पेंडिंग कर सकते हैं। तो ज्ञानी जेल सिंह, इसका हमने ऊपर डिटेल्स में पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये पावर हमारे प्रेसिडेंट को मिली है आर्टिकल 111 के अंतर्गत, ठीक है। जो हमारे 63 है, 63 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र किया गया है और आर्टिकल 108 में हमारे क्या ज्वाइंट सेशन का जिक्र किया गया है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 111। भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति पर रोक लगा लेगा अथवा विधेयक या धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है?
ओ सॉरी, यहाँ पे धन विधेयक नहीं होगा, हमने अभी बात की थी, यहाँ पे धन विधेयक और फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन अदर्स कोई विधेयक है को उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के द्वारा वो फिर से रिटर्न कर दिया जाता है प्रेसिडेंट से साइन के लिए, तो प्रेसिडेंट इसके लिए बाधित है। प्रेसिडेंट को क्या उस पर फिर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं अगर वो दोबारा रिटर्न होके आ जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वीटो का यूज करके उसको रोक सकते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 111 के अंतर्गत उनको पावर दी गई है कि वो पुनः विचार के लिए भी उस पर भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? पहली हमारी है यहाँ पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक, ये स्वविवेकी, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना और या संसद को संदेश भेजना। तो देखिए इसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पे ये स्वयं विवेकी नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर जिसको सजेस्ट करते हैं उन्हीं को ही मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है। अब देखो विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, हाँ ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी आर्टिकल 111 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को ये पावर मिली है कि इस पर कोई आपत्ति उठा सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंतर्गत पार्लियामेंट फिर उसको रिटर्न भेजती है तो फिर उसको प्रेसिडेंट को अप्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा इसमें बी। तीसरा हो जाता है किसी विधेयक को रोक कर रखना, जी मतलब वीटो पावर के अंतर्गत वो किसी भी विधेयक को रोक कर रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्षमा प्रदान करना। ये देखिए स्वविवेक ही इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये भी डिपेंड करता है आपकी किसके लिए बुलाया जाना है, तो फाइनेंस बिल और मनी बिल के नहीं कर सकते। और ये हो जाएगा हमारा संसद को संदेश भेजना, हाँ किसी भी चीज़ के लिए संसद को संदेश भेज सकते हैं। और हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, नहीं इस पर भी ये भी गलत हो जाएगा इनका, तो इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। देखिए राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए जो भी विधेयक होते हैं, मतलब जो मनी बिल को छोड़कर, तो उनके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेज सकता है। विधेयक को रोक कर रखने एवं संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की कैसी डिस्क्रिमिनेट पावर है। आर्टिकल 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है कि विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपना स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 72। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? देखिए राजदूतों की नियुक्ति में हमें क्या करना पड़ता है? सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है। और विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 111 के अंतर्गत उनको कुछ पावर मिली हुई है जिनको वो स्वविवेकी पावर का यूज कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति। ठीक, ये हमारा हो जाएगा राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति। लोकसभा का भंग करना, ये भी हमारे क्या कर सकते हैं, मिनिस्ट्री की सलाह पे कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसके लिए वो खुद ही कर सकते हैं, इस पर सलाह नहीं लेना आवश्यक है। देखिए राष्ट्रपति के लिए जो विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, ये पावर उनको आर्टिकल 111 के अंतर्गत मिली हुई है। लेकिन जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो प्रेसिडेंट के सामने सबमिट से रखा जाएगा, तो उसको वो क्या कर सकते हैं कि कोई विधेयक को वो अपने पास रख सकते हैं और वो उसे लंबे टाइम के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन अगर उस पर रिटर्न कर देते हैं किसी भी विधेयक को, अगर उनके पास दोबारा लौटा दिया जाता है पुनर्विचार के लिए, तो प्रेसिडेंट फिर बाधित हो जाते हैं।
ठीक है, उनको साइन करना पड़ता है। लेकिन ये सब बात हमारी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लागू नहीं होती है। क्वेश्चन हमारा है 73। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहला, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें हुआ अध्यादेश को जारी करना आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ठीक, देखिए विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से है ही नहीं, ये नहीं कर सकते इसकी बैठक। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक सिटिंग और एडजॉर्नमेंट का अधिकार क्रमशः जो उसके सभापति और उपसभापति होते हैं, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, उनको होता है। संसद का एक पार्ट होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को पारित विधेयक पर जब तक अपनी अनुमति नहीं दे देता या अनुमति विधायक करता है तो पुनः विचार सदनों के लिए लौटा सकता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के दोनों सदनों पर, देखिए ये सब इसी का ही लिखा हुआ है, इसकी क्या क्या पावर है हम देख लेते हैं। ऐसे ही इस पे क्या कर सकते हैं, संसद को क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की हिसाब से बुला सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जब कहेगा तब इनको समन करना पड़ेगा। और संसद का सत्रावसन ये प्रेसिडेंट के हिसाब से करते हैं। और संसद की जो बैठक स्थगित कर सकते हैं वो लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं वो कर सकते हैं, संसद के जो भी उनको प्रिजाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 123 के अनुसार क्या कर सकते हैं, जो इनकी मतलब एक विधायी शक्ति है वो अध्यादेश जारी करना है, जो कि हमारे आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वयं विवेकी शक्ति है, मतलब डिस्क्रिमिनेट पावर है? सबसे पहला है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। ठीक, तो इसका हमारा कहा जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका डी। ठीक है, इसका चलो हम डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार वीटो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों से इस संसद में पुनः विचार हेतु वापस करना और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक के रखना यानी पॉकेट वीटो का यूज करना स्वयं विवेक की शक्ति है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 78 के तहत किसी भी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और आर्टिकल 74A के परंतु के किसी से परामर्श की मंत्रिपरिषद से पुनः विचार के लिए वापस भेजना विषय पर राष्ट्रपति स्वयं विवेक का उपयोग करता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 75। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। ये क्या कर सकते हैं, इसमें अध्यादेश जारी कर सकती है, इनको इनके अध्यादेश जारी संबंधित वो हैं शक्तियाँ प्राप्त है। जब भी कोई पार्लियामेंट में सेशन नहीं चल रहे हों तो हम अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 123। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के अंतर्गत भारत को एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि पार्लियामेंट जो होता है, जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे होते हैं तब अगर हम इमरजेंसी में कोई बिल क्या होना है, पास करना होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, अध्यादेश का यूज करता है। तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत हम अध्यादेश का प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट के सेशन आपके चलने लगे तो उसको वहाँ से बिल जो भी है जो पास हुआ है उनको वहाँ से क्या करना पड़ता है, दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है उस बिल को एक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 77। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 123। क्वेश्चन 78। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय बाद तक रखा जाना आवश्यक है? ठीक है, तो इसमें देखिए 1.5 महीने की हम बात करते हैं। ठीक है, 6 सप्ताह की। आर्टिकल
3(2) का के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जब पार्लियामेंट में मैक्सिमम हमारा गैप कितना रह सकता है पार्लियामेंट के सेशन में, 6 मंथ का। सपोज यदि यहाँ पे जब ये सेशन खत्म हुआ, जैसे ही कोई हमें अध्यादेश लाना पड़ गया, ठीक है, जब अध्यादेश हम लाए तो 6 महीने तक कोई हमारा सेशन नहीं चला, और प्लस 6 वीक और, ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 6 + 1.5 महीने, ओवरऑल 6 महीने तक कोई भी अध्यादेश हमारे यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 79, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, जी। योजना आयोग के, नहीं, ये नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी हमारे प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 281 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और आर्टिकल 239 का 5 के अंतर्गत संघ राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा कहा गया है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग है, उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन 80। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की, ठीक है, किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 76 के अनुसार। नियंत्रक एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आर्टिकल 148 के अनुसार। और एक जो होगी राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं, वो आर्टिकल 155 के अनुसार। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 81, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इसमें ये आंसर नहीं होगा। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की कौन करता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 82, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 160 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 160 के अंतर्गत राष्ट्रपति इमरजेंसी या फिर असाधारण परिस्थितियों में राज्य के पाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, यह इसको अधिकार देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, देखो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमारे यहाँ पे गवर्नर करते हैं। ठीक है, और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का ये भी देता है, ये भी देता है, लेकिन इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। सो आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 164(1) के अंतर्गत। क्वेश्चन 84, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसमें आप याद रख सकते हैं आई लव यू। ठीक है, 143। ठीक है, भारतीय संविधान का राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की क्या कर सकता है? शक्ति प्रदान करता है। मतलब राष्ट्रपति न्यायालय से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है, लेकिन मानना ना मानना बाधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85,
भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। जी, जब किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगानी होती है या फिर नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इसकी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 143 की। तो ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उसको मानने के लिए बाधित नहीं है। 86 संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय से क्या अध्यादेश? आर्टिकल 123। उच्चतम न्यायालय से परामर्श? आर्टिकल 143। संसद के दोनों सदनों को भेजना, ये नहीं क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये। और क्षमादान करना, देखिए संसद के सदनों को संदेश भेजना आर्टिकल 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 123 के अध्यादेश निर्गत कराने की राष्ट्रपति की शक्ति और आर्टिकल 143 के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर इसका सी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान कर सके। ये तो है भाई आर्टिकल 72 के अंतर्गत। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के पद को हटाया न्यायाधीश के, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे ये नहीं। आपातकालीन की घोषणा ये कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 आर्टिकल के थ्रू। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। आर्टिकल 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद हटाए जाने के लिए संसद में प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन न किया जाए। राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने से राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 88, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की एक शक्ति है, तो ये हमारी एक जुडिशियल पावर है, न्यायिक पावर है। ठीक है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत कर सकता है। इसमें हमारी 5 टाइप की ये क्षमा दे सकते हैं प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 89, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका हम देखते हैं, हमारा इसमें हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा, देखिए क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी क्षमा को कम कर सकते हैं, मतलब लघुकरण। सपोज दैट उसे 14 साल की जेल मिली है तो उसको 7 साल कर सकते हैं। तीसरा हमारा है यहाँ पर कि जो हमारा है परिहार, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। फोर्थ हमारा है किसी के, जैसे किसी को डेथ सेंटेंस है तो भी उस पर विराम लगा सकते हैं, प्रलंबन कर सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ई। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने अथवा अध्यादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने के मामले भी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90,
निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो इसमें हम देखते हैं हमारे कौन कौन से प्राप्त हैं। ये हो जाएगा हमारा औपचारिक और संवैधानिक और नाम मात्र। सो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र है। आर्टिकल 91 क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो पहला हम देखते हैं संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, ठीक है। सेकंड हमारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तो ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं है। थर्ड हमारा दिया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदक को, ये भी सही है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये डिस्कशन। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है, ठीक है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदों अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के आर्टिकल 281, 151 ए एवं 336 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, हाँ लौटा सकता है। वित्तीय बिल को पुनः विचार के लिए नहीं, वित्तीय बिल को पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा को भंग कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको क्या कर सकती है, एड एंड एडवाइस देती है, और प्रेसिडेंट इनको सहमति देते हैं हटाने ना हटाने की। और लोकसभा प्रधानमंत्री की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के संविधान के आर्टिकल 110 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक को आर्टिकल 111 के तहत अन्य असाधारण बिलों की तरह पुनः विचार हेतु लौटा नहीं सकता। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेष अधिकार हैं। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल आर्टिकल 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिशों के बाद ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित जाति घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो हमारे राष्ट्रपति को। संविधान की जो 5वीं अनुसूची है कि पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। पहला हमारा है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया अथवा विस्तारित किया जा सकता है। सेकंड हमारा है किसी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है, ये भी पावर है। थर्ड हमारा है राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी हमारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। क्वेश्चन नंबर 94, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करती है। क्वेश्चन 55, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो ये हमारे बिहार के थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे कहाँ से थे? बिहार से। कौन थे? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रह चुके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका टाइम पीरियड किसके 1952 से, जब ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली के थे उसके जो प्रेसिडेंट थे वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब इनको उस टाइम पे भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। उसके बाद ये 2 बार टाइम पीरियड के लिए 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। भारत के
चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हमारे थे श्री बीवी गिरी थे। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बीवी गिरी थी। अथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर 2 बार रह चुके हुए थे। और तीसरी जो हमारे थे यहाँ पे, फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन और चौथे हमारे कौन थे? बीवी गिरी सर थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हमारे एन संजीव रेड्डी। ठीक है, ये निर्विरोध चुने गए थे हमारे। और जो उनका कार्यकाल था वो 1977 से 1982 तक था। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर है ये, इसमें हमारे कुछ जो राष्ट्रपति दे रखे हैं और इनके सामने ही सूची दे रखी है, जिनमें इनका टाइम पीरियड दे रखा है कि इनकी अवधि क्या से क्या थी। तो इसको हम देखते हैं किसका किससे मैच कर रहा है। तो इसका हमारा हो जाएगा सूचीबद्ध से का इससे मिलान करिए। जो फर्रुख अली अहमद थे वो हमारे थे, टाइम पीरियड उनका था हमारा ये थे हमारे 1974 से 1977 तक थे। ठीक है, और जो हमारे एन संजीव रेड्डी थे इनका टाइम पीरियड हमारा था 1977 से 1982, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। जो हमारे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका टाइम पीरियड हमारा था 1967 से 1969 तक, और जो बीवी गिरी सर थे इनका टाइम पीरियड था 1969 से 1974 तक। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो बाकी ये जितने भी हमारे थे, पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट जाकर बने। तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे पहले। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो ये थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर है 104, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो एस राधाकृष्णन को जाना जाता है। जो ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 13 मई 1962 से लेकर इनका टाइम पीरियड 1967 तक रहा है। और डॉक्टर एस सर्वपल्लवी राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता था, और ये महान दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। क्वेश्चन 105, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ये हमारे हो जाएंगे बीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी 1969 से 1974 ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 106, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इसको तो सारे इंसान जानते होंगे। इसके हमारा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति थे। इनका टाइम पीरियड 2002 से 2007 तक था, और उन्होंने एक एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि हमारे भारत में आज जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, ये सब मिसाइलें हैं वो इसी प्रोग्राम पर बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इनका टाइम पीरियड रहा है 1969 से, वो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन असंगत है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन। देखिए ये सब हमारे क्या हैं? प्रेसिडेंट है, और ये हमारे क्या थे यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत थे क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि प्रश्नगत अन्य सभी व्यक्ति राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 109, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? तो इसका हमारा हो जाएगा 12वां। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 111, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो इसमें हमारे हैं बीवी गिरी।
राष्ट्रपति बीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद में सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। अतः 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के बीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी से घोषित उम्मीदवार थे और बीवी गिरी जो थे कि निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी, इसलिए उनको जो बीवी गिरी थे वहाँ पे प्रेसिडेंट, उनको विजय प्राप्त हुई थी। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडमंड लुटियन ने।